तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हो आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है टाइम ऑफ सप्लाई का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली बोलता है क्या? तो टाइम ऑफ सप्लाई का बेसिकली मीनिंग ये है कि आपको किस डेट पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। मींस आपको कौन सी डेट को टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। क्या वो जिस दिन गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया उस दिन, या फिर आपने जिस दिन ऑर्डर दिया था उस दिन, या फिर जिस दिन इनवॉइस बन गया था उस दिन, या फिर जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया उस दिन। ऐसे कई तरह की डेट्स है जिसके कारण से कंफ्यूजन होता है कि आपको बेसिकली किस दिन पेमेंट करना है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि कुछ दो डेट्स को लेते हैं, दो डेट्स में से जो भी एक अर्ली वाली डेट होगी वो डेट हम कंसीडर कर लेंगे और उस डेट के अकॉर्डिंग हम क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या रूल बनाया कि गवर्नमेंट ने बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई का रूल बनाया कि जनरली टाइम ऑफ सप्लाई दो कैटेगरी में बांटा गवर्नमेंट ने। एक सेक्शन 12 जो है वो बताता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मींस गुड्स के केस में अलग तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई अलग तरीके से निकाला जाएगा। कुछ केस में, दोनों केस में, गुड्स और सर्विस के केस में कई जगह सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, बट उनको अलग अलग लिख दिया है कि गुड्स के केस में भी अलग तरीके से प्रोविजन लिख दिया है, सर्विस के केस में भी अलग तरीके से प्रोविजन लिख दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले गुड्स की तरफ, है ना, कि गुड्स में क्या लिखा है। सबसे पहले अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है गुड्स के केस में कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई है जो है वो इनवॉइस एंड पेमेंट। इनवॉइस की डेट ले लो, जिस दिन इनवॉइस बना या फिर जिस दिन पेमेंट हुआ, उन दोनों में से जो भी डेट पहले वाली डेट है वो डेट ले लो और पहले वाली डेट आपकी जो हो जाएगी वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब जो सप्लायर है उसने क्या चतराईपनी करे, क्या चतराईपनी करे उसने कि इनवॉइस जो है वो बनाया ही नहीं, इनवॉइस जो है वो बनाया ही नहीं और पेमेंट भी लिया ही नहीं, तो उसकी जीएसटी भरने की डेट भी नहीं आई। तो इस केस में गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन बनाया, सेक्शन 31। सेक्शन 31 में लिखा कि आपको लास्ट डेट पे, मतलब आपने अगर इनवॉइस नहीं बनाया एज पर सेक्शन 31, आपने इनवॉइस नहीं बनाया, मीन सेक्शन 31 में क्या लिखी है, डेट लिखी है, कुछ डेज दिए हैं वहां पे, उस डेज के अकॉर्डिंग आपको इनवॉइस बनाना रिक्वायरमेंट है। अगर उसके अकॉर्डिंग आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो फिर जो लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट उसमें लिखी होगी वो डेट आपकी मान ली जाएगी डेट ऑफ इनवॉइस। मीन जो लास्ट डेट होगी वो आपकी मान ली जाएगी डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो अब बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या लिखा है यहाँ पे कि टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको निकालना है तो आपको क्या दो डेट देखनी पड़ेगी। दो डेट कौन सी देखनी पड़ेगी, एक तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट। अगर आपने इनवॉइस नहीं बनाया तो आपने सेक्शन 31 पे जाके डेट देखनी है कि लास्ट डेट क्या है इनवॉइस बनाने की, है ना। लास्ट डेट क्या है सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस बनाने की, वो डेट ले लो आप और पेमेंट की डेट ले लो। दोनों में से जो अर्लियर वाली डेट है वो डेट आपकी हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, the time of supply of goods shall be the earlier of the following: the date of issue of invoice or date of payment, whichever डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, क्योंकि सप्लायर तो क्या करेगा, पेमेंट रिसीव करेगा ना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। इन केस इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड, तो हमको क्या लेना है, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो भी डेट है इशू करने की इनवॉइस की वो डेट हमको लेना है और पेमेंट की डेट लेना है। दोनों में से जो अर्लियर वाली डेट है वो हमको कंसिडर करना है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो आपने इनवॉइस बनाया था 1 लाख का और आपको क्या हो गया, 1,05,100 रुपये रिसीट हो गए फ्रॉम रिसिपिएंट। रिसिपिएंट ने क्या करा, 1,05,000 रुपए आपको दे दिए, 1,05,100 रुपीज आपको दे दिए। अब ये 500 आपको एक्स्ट्रा दे दिए, तो आपने गुड्स तो उसको 1 लाख का ही दिया, तो आप क्या बोल रहे हो कि 500 वापस ले ले। तो रिसिपिएंट ने बोला एक काम करिए 500 मुझे मत दे, मैं है ना 1 मंथ बाद देखो वापस से क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर देने वाला हूं, तो अपन ये 500 वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये ये जो 500 आपको रिसीव हुए एक्स्ट्रा, आपका इनवॉइस जो गया है 1 लाख का गया है, रिसीव जो हुए आपको 1,05,100 हुए, तो ये जो 500 एक्स्ट्रा हुए तो इसको आप नेक्स्ट इनवॉइस पे क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। मींस जब भी आप नेक्स्ट इनवॉइस बनाओगे तब इसको टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हो। ठीक है, इस 500 पे अभी आपको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, जब नेक्स्ट इनवॉइस बनाओगे आप
जब नेक्स्ट ऑर्डर आएगा, नेक्स्ट इनवॉइस बनाओगे, उसमें जब कंसीडर करोगे वो आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना। बट अगर आपको 1000 से ज्यादा मिल गया, तो जिस दिन आपको ये पेमेंट मिला है, मान लो 1,02,000 मिला, तो फिर वो जिस दिन आपको 1,02,000 टोटल मिला है, तो वो आपको उस दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। ठीक है, 1,00,000 में तो आप ये देख लो कि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और 2,000 जो एक्सेस मिला है वो आप क्या ले लो, पेमेंट वाली डेट ले लो, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे कई केस हैं जहां पे हमने फॉरवर्ड स्कीम का समझा, ये भी फॉरवर्ड स्कीम का ही हमने टाइम ऑफ सप्लाई निकला। व्हाट इफ कि अगर जो टैक्स है वो आरसीएम के बेसिस पे करना है, मींस किसको पे करना है, रिसिपिएंट को पे करना है। ये हमने फॉरवर्ड चार्ज वाला देखा। अब मान लो आरसीएम के केस में रिसिपिएंट को पे करना हो, तो फिर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस केस में हमें 3 डेट देखनी पड़ेगी। जब गुड्स मिला, जब रिसिपिएंट को क्या हुआ, गुड्स मिला, एक तो वो डेट ले लो। जब रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया किसको, सप्लायर को, एक वो डेट ले लो। या फिर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस जिस दिन सप्लायर ने बनाया उससे 30 डेज काउंट कर लो, और इन तीनों में से जो अर्लियर वाला रहेगा वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मान लो फॉर एग्जांपल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स थी 17 अप्रैल। ठीक है, और पेमेंट जिस दिन डेबिट हुआ बैंक से वो हमारा था 15 अप्रैल। ठीक है, और जो इनवॉइस बना देते, सप्लायर ने क्या करा, इनवॉइस हमको 13 मार्च को ही बना दिया था, तो 13 मार्च से 30 डेज काउंट कर लो, 13 मार्च से क्या करो, 30 डेज काउंट कर लो। तो आपने क्या करा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे 18 तो मार्च के हो गए, और 12 अप्रैल के हो गए, तो 12 अप्रैल और 18 मार्च के, तो टोटल 30 हो गए। अब 12 के बाद कौन सा डे आ रहा है, 13 अप्रैल आ रहा है। ठीक है, 12 तो अप्रैल के हो गए है ना, और 18 मार्च के हो गए, तो 18 मार्च और 12 अप्रैल के, और उसके बाद वाला डेट जो है, डे इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, तो 13 अप्रैल आ रहा है। तो ये वाली डेट ले लो, एक तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स की, एक डेट ऑफ पेमेंट वाली ले लो, और एक 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ले लो। इन तीनों में से जो अर्लियर वाली डेट है, जैसे हमारे केस में 13 अप्रैल है, तो वो डेट ले लो, और वो जो है हमारी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, 13 अप्रैल हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस के उस पे, कि नेक्स्ट केस में मान लो कि अगर आपको वाउचर सप्लाई हुआ। अब वाउचर जब सप्लाई होता है, वाउचर के भी क्या होती है, कंडीशन होती है। जैसे वाउचर की क्या कंडीशन होती है कि कुछ वाउचर ऐसे होते हैं कि आप कोई से भी गुड्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हो, कुछ वाउचर ऐसे होते हैं कि आप केवल स्पेसिफिक गुड्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपको पता है, मान लो कुछ ऐसा वाउचर इशू किया है कि वो केवल स्पेसिफिक गुड्स के अगेंस्ट ही क्या होंगे, रिडीम होंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक वाउचर इशू किया, किसने इशू किया, मान्यवर ने इशू किया। अब मान्यवर का वाउचर जो है वो केवल मान्यवर की शॉप पे ही रिडीम होगा, और केवल कपड़े के अगेंस्ट ही रिडीम होगा। तो आपको पता है कि ये केवल स्पेसिफिक गुड्स के अगेंस्ट ही रिडीम होंगे, तो जिस दिन वो वाउचर इश्यू हुआ था वो आपका बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन वो वाउचर इश्यू हुआ था वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मान लो वाउचर इश्यू करते समय आपको पता नहीं था कि ये किस गुड्स के अगेंस्ट रिडीम होंगे। मान लो डीमार्ट का कोई वाउचर था, अब डीमार्ट में 100 तरह के गुड्स मिलते हैं, तो वहां पे ये नहीं पता हमें कि ये कौन से गुड्स के अगेंस्ट रिडीम होगा। तो उस केस में ये जिस दिन रिडीम होगा उस दिन आप क्या मानोगे, टाइम ऑफ सप्लाई मान लो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि किस गुड्स के अगेंस्ट रिडीम करने वाले हैं ये वाउचर को। तो जिस दिन ये रिडीम होगा उस दिन हम इसको क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है, अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते नहीं आ रहा है, मींस इसमें 2, 3 जो हमारा सेक्शन था, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये डेट्स अवेलेबल नहीं है, ये कुछ इनवॉइस की डेट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप 12/4 में चले जाओ, 12/5 में चले जाओ। 12/5 में लिखा है कि जिस दिन आप रिटर्न भरते हो वो आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना। अगर रिटर्न नहीं भरा तो फिर आप जिस दिन टैक्स पे कर दोगे वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना। और ये बेसिकली आपको टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन आप मान लोगे उस दिन आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपको क्या हुआ, 12/6 में ये बोला है कि मान लो आपको क्या हुआ
कि 1 लाख रुपए आपको क्या करना था, रिसीव करना था, 1 लाख आपको रिसीव करना था। इसमें कंडीशन ये थी कि आपको 30 डेज में रिसीव करना ही है। आपने बोल रखा था रिसिपेंट को कि 30 डेज में मुझे क्या करना, 1 लाख रुपीज दे देना। अगर 30 डेज में नहीं दिया तो फिर मैं पर मंथ के हिसाब से 1% से इंटरेस्ट आपसे लूंगा, ठीक है। अब मान लो आपने इनवॉइस तो बना दिया था 1 लाख का, 1 लाख का आपने इनवॉइस बना दिया था, 1 लाख पे आपने क्या करा, जिस दिन अब हमने टाइम ऑफ सप्लाई में क्या सीखा कि जिस दिन आप इनवॉइस बनाओगे और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाली डेट है तो वो डेट हम ले लेंगे और टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब 1 लाख का आपने इनवॉइस बना दिया तो 1 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया, 1 लाख का जिस दिन इनवॉइस बन गया, क्योंकि इनवॉइस बन गया लेकिन पेमेंट तो अभी आया ही नहीं ना, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो है ही नहीं यहाँ, तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं है यहाँ पे, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई तो हम मान ही नहीं सकते। उस केस में तो इनवॉइस और पेमेंट वाली डेट ले लेंगे, दोनों में से अर्लियर वाली, तो इनवॉइस बन गया है वो तो डेट हमारे पास आ गई, पेमेंट की डेट है ही नहीं, तो उस केस में इनवॉइस वाली डेट क्या हो जाएगी, हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। किस केस में, 1 लाख के केस में, 1 लाख के केस में हमारी टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस वाली डेट हो जाएगी। अब मान लो कि एक मंथ में आपको पेमेंट नहीं मिला, आपको मिला टोटल 8 मंथ बाद, टोटल 8 महीने बाद आपको जाके वो पेमेंट क्या होता है, रिसीव होता है, और 1 लाख के साथ साथ आपको 8000 भी आपको क्या होते हैं, रिसीव होते हैं, तो टोटल आपको 1 लाख 8000 आपको कितने होते हैं, रिसीव होते हैं, ठीक है। तो अब 1 लाख पे तो आपने टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया, उस पर तो जीएसटी भर दिया आपने, ठीक है। तो ये 8000 आपको एक्स्ट्रा मिला है, ये किसका मिला है, आपको लेट फी का मिला है, इंटरेस्ट मिला है, लेट फी मिली है, पेनल्टी मिली है। तो जिस दिन ये 8000 मिला, जिस दिन आपको ये इंटरेस्ट मिला एक्स्ट्रा, उस दिन आपको क्या मानना है, इसको टाइम ऑफ सप्लाई मानना है, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता था उस समय कि कितने मंथ तक डिले करेगा, हो सकता है ये 24 मंथ तक नहीं देता, हो सकता है 3 साल तक नहीं देता। तो जिस दिन आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा, देगा कि भी नहीं देगा, देगा भी कि नहीं देगा, तो उस केस में जिस दिन आपको ये मिलेगा उस दिन आप इसको क्या मानना, टाइम ऑफ सप्लाई मानना, ठीक है। तो इंटरेस्ट के केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई कब मानना, जिस दिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट या लेट फी, पेनल्टी, जो भी आप बोलो इसको, जब भी आपको मिलेगा उस केस में आपको जब मिलेगा आप तब इसे टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल कि इनवॉइस बनाया ही नहीं है ना, मान लो सप्लायर ने क्या करा, इनवॉइस बनाया ही नहीं, यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि हमें क्या लिखना है कि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये दोनों की जो भी डेट अर्ली वाली डेट रहेगी, इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो भी अर्ली वाली डेट रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब मान लो कि उसने इनवॉइस नहीं बनाया, तो हमें ये देखना चाहिए था कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग लास्ट डेट क्या है इनवॉइस बनाने की, तो जो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग लास्ट डेट है हम वो डेट पिक कर लेंगे और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाली डेट पिक कर लेंगे, दोनों में से अर्लियर वाली डेट है वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो सेक्शन 31 में लास्ट डेट क्या लिखी है इनवॉइस बनाने की, आइए अब हम उसे कवर करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 31 में लास्ट डेट जो है इनवॉइस बनाने की वो क्या है, एक जनरल रूल है, एक कंटिन्यूअस सप्लाई है, ये अगेन गुड्स के केस में, ये अगेन गुड्स के केस वाला इनवॉइस हम देख रहे हैं। सर्विस के केस में लास्ट डेट क्या है इनवॉइस बनाने की, वो हम सर्विस के केस में देखेंगे। ये गुड्स के केस में लास्ट डेट क्या है इनवॉइस बनाने की, एक तो जनरल रूल है, दूसरा कंटिन्यूअस सप्लाई वाला रूल है, और तीसरा गुड्स बीइंग सेंट ऑन टेकन ऑन अप्रूवल वाला रूल है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल क्या होता है कि है ना, क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, वो रिसिपिएंट को भेजता है और रिसिपिएंट वो क्वालिटी चेक करता है उसके गुड्स की जो सप्लायर ने बनाया, उसको पसंद आता है कि हाँ ये मेरी क्वालिटी, ये जो है क्वालिटी मैंने बोली थी उसके अकॉर्डिंग इसने बनाया है तो मैं इसे रखूंगा, अदरवाइज मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का ये वाला केस है कि सप्लायर क्या कर रहा है, गुड्स भेज रहा है रिसिपिएंट को, फिर रिसिपिएंट क्या कर रहा है, अप्रूव कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। अप्रूव कर दिया तो फिर ओके टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो गुड्स वापस चले जाएगा। इस केस में कोई टाइम ऑफ सप्लाई होगा ही नहीं क्योंकि गुड्स तो आया ही नहीं, गुड्स तो वापस चले गया, ठीक है। तो उस केस में इनवॉइस की लास्ट डेट क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब जनरल रूल से हम देखें तो इनवॉइस बनाने की लास्ट डेट क्या होती है, जनरल रूल से हम देखें तो इनवॉइस बनाने की लास्ट डेट होती है रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स, है ना। रिमूवल ऑफ गुड्स कैसे कि आपने गुड्स बनाया, गुड्स बनाने के बाद रिसिपेंट का ऑर्डर आया कि मुझे क्या करना 1000 बैग आप क्या करना प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो जैसे ही जिस दिन आपकी फैक्ट्री से 1000 बैग्स निकलेंगे, जिस दिन आपकी फैक्ट्री से 1000 बैग्स निकलेंगे उस दिन आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ जाएगा, उस दिन आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ जाएगा जिस दिन आपकी फैक्ट्री से 1000 बैग्स निकलेंगे,
है ना। अब मान लो 1000 बैग्स आपकी फैक्ट्री से निकले, मींस आपने क्या करा, डिलीवरी के लिए आगे भेज दिया, डिलीवरी के लिए गुड्स भेज दिया आपने, ठीक है। अब इन केस मान लो कि आपने क्या बोला रिसिपिएंट को, एक काम कर, मैं तो गुड्स नहीं भेजूंगा, तू एक काम कर मेरी फैक्ट्री से आके ले जा। तो जिस दिन वो फैक्ट्री पे आके वो गुड्स लेके जाएगा, जिस दिन वो आके आपकी फैक्ट्री पे गुड्स लेके जाएगा, उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद भेज रहे हो तो जिस दिन आप भेज दोगे उस दिन इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं भेज रहे हो, सामने वाला रिसिपिएंट खुद आपकी फैक्ट्री पे आ रहा है और फिर लेके जा रहा है, तो जिस दिन वो लेने आ रहा है उस दिन आप क्या मानना है, इसको इनवॉइस लास्ट डेट है आपकी इनवॉइस बनानी। उसके पहले बना दिया तो कोई पाप नहीं कर दिया, बट उसके बाद तब तक नहीं बनाया, तो उसके बाद बनाया, तो फिर जिस दिन आप जिस दिन रिमूवल ऑफ गुड्स है या फिर जिस दिन डिलीवरी ऑफ गुड्स है, वो डेट आपके लिए लास्ट डेट हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब मान लो कंटिन्यूस सप्लाई का केस हो, तो उस केस में कैसे इनवॉइस जनरेट करना है, ठीक है। मान लो क्या हुआ, दो पार्टीज है, अब दो पार्टीज है, तो दोनों पार्टीज में डील हुई कि है ना, तो मंथली बेसिस पे मुझे, मैं जब भी तेरे को ऑर्डर दूं तो कभी 1000 बुक्स प्रिंट करने का ऑर्डर दूंगा, है ना, कभी 500 का। अब वो मेरे अकॉर्डिंग कि मेरे को मेरी कितनी बुक सेल होती है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, तेरे को बुक्स का ऑर्डर दे दूंगा प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो वो मंथली बेसिस पे करूंगा, और इसका जो पेमेंट है ना, अपन क्या करेंगे, क्वार्टरली कर लेंगे, है ना। हम एक काम करेंगे, हर 3 महीने में एक बार बैठ जाएंगे और 3 महीने में अपन क्या करेंगे, इसका पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। और 3 मंथ में ही अपन क्या करेंगे, इसका इनवॉइस भी बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंडीशन रख दी किसने, रिसिपिएंट ने, ठीक है, कि हम एक काम करते हैं, इस एग्रीमेंट पे एग्री होते हैं कि हम तू मंथली मेरे को क्या करना, बुक्स प्रोवाइड करना, और बुक्स प्रोवाइड करने के बाद मैं अपन क्वार्टरली क्या कर लेंगे, इसका पेमेंट कर लेंगे, इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो उस केस में लास्ट डेट क्या है इनवॉइस बनाने की, ठीक है। तो उस केस में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में लास्ट डेट है इनवॉइस बनाने की, या तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट और पेमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली स्टेटमेंट, मान लो कि 1000 बुक्स हमने फर्स्ट मंथ भेजी, ठीक है, फर्स्ट मंथ हमने 1000 बुक्स भेजी, और सप्लायर ने क्या करा, जैसे ही 1000 बुक्स भेजी तो उसने क्या करा, रिसिपिएंट को उसको बोला कि देख मैंने 1000 बुक्स भेज दी, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेटमेंट भी तुझे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट एक प्रोवाइड करा रहा हूँ कि ये डायरी है, डायरी में मैं लिख के दे रहा हूँ कि 1000 बुक्स हैव बीन सेंड टू रिसिपिएंट, 1000 बुक्स क्या कर दी हमने, तेरे को सेंड कर दी। ऐसा किसने बोला, रिसिपिएंट ने बोला। ऐसा किसने बोला, सप्लायर ने बोला, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इशू कर दिया। तो यहाँ पे है ना, इनवॉइस बनाने की लास्ट डेट क्या बोली है कि जब जब आप स्टेटमेंट इशू करो, ठीक है, जब जब आप स्टेटमेंट इशू करो तब तब आप इसको क्या मान लेना, आपको तब तब आपकी लायबिलिटी आ जाती है इनवॉइस जनरेट करने की। अगर आपने इनवॉइस नहीं जनरेट करा तो जिस दिन आपने स्टेटमेंट इशू किया था हम वो डेट ले लेंगे, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाली डेट ले लेंगे, और वो हमारे केस में दोनों में से अर्लियर वाली क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अर्लियर वाली हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, अर्लियर वाली डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब मान लो कि अगर पेमेंट वाली डेट पहले आ जाती, तो अभी हम एग्री हुए थे कि 3 मंथ का हर पेमेंट करेंगे। अब ऐसा मान लो कंडीशन ऐसी थी कि इनवॉइस तो 3 मंथ में ही बनाएंगे, अब पेमेंट का हम क्या करते हैं, हर 15 दिन में पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप एक काम करो, जिस दिन आप गुड्स रिलीज करोगे उसके 2 दिन हम पहले पेमेंट कर देंगे। जिस दिन आप गुड्स रिलीज करने वाले होंगे उसके 2 दिन पहले हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब मान लो कि गुड्स रिलीज करने वाले थे ये 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को जैसे ही इन्होंने गुड्स रिलीज करा, स्टेटमेंट भी इशू कर दिया, बट इसका पेमेंट 13 अप्रैल को ऑलरेडी हो गया था। तो हम पेमेंट वाली डेट या फिर जो स्टेटमेंट इशू हुआ है वो डेट पिक कर लेंगे, और वो डेट हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट डेट हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इनवॉइस जनरेशन, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इनवॉइस जनरेशन। अगर 13 अप्रैल को ही पेमेंट कर दिया तो 13 अप्रैल को ही आपको क्या हो जाएगा, इनवॉइस जनरेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 7। इसमें क्या लिखा है कि अगर आप गुड्स भेजते हो फॉर अप्रूवल, कि सप्लायर से रिसिपिएंट को जा रहा है, रिसिपिएंट उसकी क्वालिटी चेक कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, और उसके बाद फिर वो डिसीजन ले रहा है कि मुझे ये गुड्स रखना है या फिर वापस भेजना है। तो अगर इस केस का अगर सप्लाई इस ऐसा कुछ केस आता है तो उस केस में लास्ट डेट क्या है, इनवॉइस बनाने की।
वो डेट हम लेंगे और पेमेंट की डेट लेंगे, और दोनों में से जो अर्लियर वाली डेट रहेगी वो क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनवॉइस बनाने की जो लास्ट डेट है वो है 6 मंथ फ्रॉम दी डेट ऑफ रिमूवल। मान लो सप्लायर के यहाँ से, जो हमारा सप्लायर है उसके यहाँ से 1 अप्रैल को गुड्स रिलीज होता है, 1 अप्रैल को गुड्स चलता है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो, 6 मंथ काउंट कर लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर हो गए। ठीक है, टोटल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर पूरे कंप्लीट हो गए। तो 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर जो हो जाती है हमारी, 1 अक्टूबर हो जाती है हमारी ड्यू डेट हो जाती है। ठीक है, 1 अक्टूबर क्या हो जाती है हमारी ड्यू डेट हो जाती है कि हम ये वाली डेट ले लेंगे। अगर इसके पूरे 6 मंथ के अंदर अंदर आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो लास्ट डेट जो हो जाएगी हमारी वो टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न are removed before the supply take place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier। ठीक है, sale or return are removed before the supply take place, the invoice shall be issued before or at the time of supply 6 month from the date of removal। ठीक है, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या करना है, इनवॉइस जनरेट करना है। नहीं तो हम क्या कर देंगे, लास्ट डेट वाली डेट ले लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई उस केस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे, लास्ट डेट ले लेंगे और पेमेंट वाली डेट ले लेंगे। दोनों में से जो अर्लियर वाली डेट रहेगी वो हमारी हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। बेसिकली हमारा गुड्स का जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। ठीक है, इसके अगेंस्ट आप चाहो तो एक चार्ट बना सकते हो, एक चार्ट अगर आप चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो। कैसा, कहाँ, यहाँ पे अपन एक चार्ट बनाते हैं। अगर टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो गुड्स के केस में अगर निकालना है तो पहला हमें निकालना है, पहला है फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा है आरसीएम, तीसरा है वाउचर, चौथा है जनरल, फिफ्थ इंटरेस्ट पेनल्टी। ठीक है, अब फॉरवर्ड चार्ज में आप देखो तो इंटरेस्ट, इनवॉइस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, आरसीएम के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट और 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस, है ना, ये आप डेट ले सकते हो। वाउचर के केस में वाउचर के केस में आपको देखना, तो यहाँ पे हमने दो चीज देखी थी। दो चीज कौन कौन सी देखी थी, कि अगर आइडेंटिफाइबल है कि किस गुड्स के अगेंस्ट रिडीम होगा तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, है ना, और अगर नॉट आइडेंटिफाइबल है तो उस केस में डेट ऑफ रिडीमेबल, जिस दिन वाउचर रिडीम होगा उस दिन हम क्या करेंगे, इसको टाइम ऑफ सप्लाई मान। ठीक है, जनरल रूल क्या बोलता है कि या तो आप रिटर्न भरते हो उस दिन आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना है, या फिर पेमेंट कर दोगे जिस दिन टैक्स का उस दिन आप टाइम ऑफ सप्लाई। और इंटरेस्ट पेनल्टी और फी के केस में क्या करना है, उस केस में आपको डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। जिस दिन आपको रिसीव होगा इंटरेस्ट वो आपका बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये आपका गुड्स वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स क्या माने। ठीक है, इनवॉइस का एक चार्ट आप बना लेना कि इनवॉइस जनरली क्या होता है। इनवॉइस जनरली आपको बनाना है जिस दिन आपके गुड्स रिमूव होंगे उस दिन, या फिर जिस दिन आप डिलीवर करोगे वो वाला दिन। आप खुद ही सोचो ना, आप गुड्स दे रहे हो, सामने वाले को बिल नहीं दोगे क्या? आपको गुड्स देना है तो साथ साथ आपको बिल भी देना पड़ेगा उसको। जिस दिन आप गुड्स दोगे उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, बिल भी साथ साथ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बिल नहीं देते हो तो फिर जिस दिन आपने गुड्स रिमूव कर दिया वो डेट ले लेंगे और पेमेंट वाली डेट ले लेंगे और टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर लेंगे, और वो आपकी बेसिकली उस दिन लायबिलिटी आ जाएगी जीएसटी पे करने की। ठीक है,
कंटिन्यूस सप्लाई के केस में क्या करना है, कंटिन्यूस सप्लाई के केस में जब भी आप स्टेटमेंट इशू करते हो वो या फिर पेमेंट वाली डेट ले लो, दोनों में से जो जो भी पहले डेट आ जाए वो डेट आप ले लो, और वो डेट आपकी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और गुड सेंट ऑन अप्रूवल के केस में, उस केस में 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स या फिर रिसिप्ट ऑफ गुड्स, वो डेट ले लो। डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ वहां से 6 मंथ काउंट कर लो, और वो आपकी बेसिकली लास्ट डेट हो जाएगी इनवॉइस बनाने। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी रूल थोड़ा सा वैसा ही है, बट थोड़े से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मीन्स एकदम ट्रिकी नहीं है, पर थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा क्या चेंज है कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो भी डेट दी थी वो डेट के अंदर इनवॉइस जनरेट हुआ है कि नहीं। पहले हमें वहां भी देखना ही पड़ रहा था। कैसे देखना पड़ रहा था कि आप चेक कर लो कि इनवॉइस अगर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इश्यू हो गया है तो इनवॉइस वाली डेट ले लो, अदरवाइज सेक्शन 31 में जो डेट दे रखी है वो डेट ले लो, और पेमेंट वाली डेट ले लो, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा ही करना है, पहले आप सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग चेक करो कि इनवॉइस जनरेट हुआ है कि नहीं। दो चीज हो सकती है, क्या, या तो जनरेट हो सकता है अगर, और या नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर इशू हो गया सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, इनवॉइस इशू हो गया, तो उस केस में इनवॉइस वाली डेट ले लो और पेमेंट वाली डेट ले लो, विच एवर इज अर्लियर है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो अर्लियर वाली डेट रहेगी वो आपकी बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई के लिए डेट कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है। बेसिकली वो आपकी डेट क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है। दूसरा केस कि अगर मान लो इनवॉइस इशू नहीं हुआ, तो इनवॉइस अगर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इशू नहीं हुआ तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई आप यही बोलोगे कि जो सेक्शन 31 में डेट ली होगी वो डेट ले लेना और पेमेंट वाली डेट ले लेना। हाँ, सेक्शन 31 में जो डेट लिखी है हमें बस वहां पे वो डेट नहीं लेना है, पेमेंट वाली डेट तो ऑलरेडी हम लेंगे ही लेंगे। ना कि मान लो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो उस केस में हम पेमेंट वाली डेट तो लेंगे ही लेंगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट थी वो ले लेना, नहीं, यहाँ पे बस एक ट्विस्ट है कि जिस दिन आपने बुक्स में प्रोविजन बनाया था सर्विस प्रोवाइड करने का वो आप डेट लोगे, और पेमेंट वाली डेट लोगे, दोनों में से जो अर्लियर वाली डेट रहेगी वो आपकी बेसिकली रहेगी टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि वेदर इनवॉइस हैज बीन इशूड एज पर सेक्शन 31, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू हुआ कि नहीं हुआ। दो चीज होती है, हुआ हो या नहीं हुआ। मान लो अगर इनवॉइस इशू हुआ है तो उस केस में हमें लेना है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मान लो इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो उस केस में हमें लेना है डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट मीन्स डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है, जिस दिन आपको रिसीव हुआ। अगेन ये हम जो पढ़ रहे हैं ये सर्विस के केस में पढ़ रहे हैं और फॉरवर्ड चार्ज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर्विस के केस में पढ़ रहे हैं और फॉरवर्ड चार्ज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर्विस के केस में पढ़ रहे हैं और फॉरवर्ड चार्ज पढ़ रहे हैं। अब मान लो कि केस आरसीएम का हो, आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, सर्विस के केस में स्पेसिफिकली आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई आपको ऐसे निकालना है कि आप एक तो पेमेंट वाली डेट ले लो कि जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुआ, जिस दिन आप पेमेंट करोगे वो वाली डेट ले लो, और 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इश्यू किया किसने, सप्लायर ने, वहां से आप कितने काउंट करोगे, 60 डेज काउंट करोगे, ठीक है। हमारे केस में जब गुड्स का केस था
सर्विस की, ठीक है। दिन आपने क्या करा, इनवॉइस जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया वहां से आप क्या करो 60 डेज काउंट कर लो, और जो नेक्स्ट डे आता है बेसिकली वाला डेट ले लो, और क्या ले लो आप, डेट ऑफ पेमेंट ले लो। दोनों में से जो क्लियर वाली डेट रहेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। जो गुड्स के केस में है वहां पे 30 डेज था, यहाँ पे 60 डेज है, वहां 30 डेज था, यहाँ पे 60 डेज है। बस एक यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यार डेज में काफी प्रॉब्लम, तो एक ये आप नोट करके रख लेना कि आरसीएम के केस में गुड्स, आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई में 30 डेज है, और सर्विस के केस में 60 डेज है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा काफी टाइम कंफ्यूज हो जाता है, मैं भी काफी टाइम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता था, इसलिए मुझे याद है, तो आप भी इसे नोट करके रख लेना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इन केस अगर वाउचर हो, तो अगर वाउचर ऐसा है किसी सर्विस के अगेंस्ट, और वो ऐसी सर्विस है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो उस केस में जिस दिन वाउचर इशू हुआ उस दिन आप मान लेना इसको टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सर्विस के अगेंस्ट ये रिडीम होगा, तो उस केस में जिस दिन रिडीम होगा उस दिन आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना, ठीक है। सेम ऐसा गुड्स के केस में भी था, ठीक है। अगेन अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालते नहीं आ रहा है अंडर सेक्शन 13(2), 3, 4, तो उस केस में आप निकालेंगे जिस दिन आप रिटर्न भरेंगे और जिस दिन आप टैक्स पे करेंगे, दोनों में से कोई सी भी एक डेट ले लेना, वो आपके बेसिस, वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो 13(4) है, 13(5) है और 13(6) है, ये बिल्कुल सेम है गुड्स के केस जैसा, कि गुड्स में जैसा लिखा है वैसा ही आपको सर्विस के केस में लिखना है, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली 1 और 2 और 3 ही याद करना है गुड्स के केस में और सर्विस के केस में, वहां पे बस थोड़ी थोड़ी जगह यहाँ पे डिफरेंस है, बस एकदम माइनर सा, ठीक है। कि गुड्स के केस में 30 डेज था, सर्विस के केस में 60 डेज है, और वहां पे हम लास्ट डेट इनवॉइस की ले रहे थे, और यहाँ पे हम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा माइनर से चेंज है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनल्टी, उस केस में आप जिस दिन कंसिडर शेल बी डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा सप्लायर को उस दिन इसको क्या मानना पड़ेगा आपको, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे हमको हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग लास्ट डेट क्या है इनवॉइस बनाने की। अगर हमें वो डेट नहीं, हमें डेट वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर वो डेट आइडेंटिफाई हो गई और सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू कर दिया, तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस ले लेंगे। और अगर इनवॉइस इशू नहीं किया इस पर सेक्शन 31, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ले, ठीक है। ये हमको बेसिकली हमको आइडेंटिफाई करना है कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग लास्ट डेट क्या है। अब सेक्शन 31 पे हम चलते हैं जो बताता है सर्विस के केस में। सेक्शन 31 में भी अगेन 3 है। पहला है जनरल रूल जो वहां पे भी था, अगेन कंटिन्यूस सप्लाई जो वहां पे भी था, और वहां पे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, ठीक है। बस इतना सा अंतर है, ठीक है। जनरल रूल क्या है कि जिस दिन सर्विस आपने क्या करी, प्रोविजन बनाया, जिस दिन आपने प्रोविजन बनाया उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, इनवॉइस जनरेट करना है। 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस जनरेट करना है। बैंकिंग कंपनीज के पास काम बहुत ज्यादा होता है, वर्कलोड ज्यादा होता है, तो वो 30 डेज में इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे छूट दी है, उनको 45 डेज लिमिट दी है कि बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनके लिए 45 डेज है। इनके लिए कितने डेज है, 45 डेज है, ठीक है। आप 45 डेज तक में क्या करना, इनवॉइस इशू कर देना, ठीक है। अदरवाइज 30 डेज में, जनरल केस में 30 डेज में आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू करना है, ठीक है। अब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का क्या मतलब है, डेट ऑफ प्रोविजन का बेसिकली आप अंतर मतलब ये समझ सकते हो कि जिस दिन आपने क्या करा, बुक्स में एंट्री करी, जिस दिन आपने क्या करा, बुक्स में एंट्री करी। बुक्स में कैसे एंट्री करते हो, बुक्स में आप क्या एंट्री करते हो, आप क्या करते हो, क्रेडिटर बना देते हो टू ABC, ठीक है, टू ABC, और सर्विस आप क्रिएट कर देते हो, सर्विस, एंट्री क्या करते हो आप, प्रोविजन ऑफ सर्विस अकाउंट डेबिट टू ABC, ठीक है। बेसिकली ये एंट्री करते हो आप बेसिकली, है ना। अब जिस दिन आप क्या करोगे, आपको पेमेंट मिल जाएगा, तो आप क्या कर दोगे, ABC को अगेन डेबिट कर दोगे,
और आप क्या करोगे, बैंक को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ये आपका बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रोविजन ऑफ सर्विस को क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। तो आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कराते हो, तो सर्विस प्रोवाइडेड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये बेसिकली आप एंट्री करोगे, ये 3। ये आप बेसिकली क्या करोगे, 3 एंट्री करोगे। ठीक है, तो जिस दिन आप सर्विस का प्रोविजन बनाते हो अपनी बुक्स में कि हमने सर्विस प्रोवाइड करी है ABCXYZ, जो भी आप पर्सन आप लिखो यहाँ पे कि हमने ये सर्विस इनको प्रोवाइड करी है, तो जिस दिन आप प्रोविजन बनाते हो वो डेट आपको लिखी रहेगी ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो वो वहां से आप क्या करना, 30 डेज काउंट कर लेना, 30 डेज वहां से काउंट कर लेना, और वो डेट आपके लिए क्या हो जाएगी, लास्ट डेट हो जाएगी इनवॉइस बनाने की। ठीक है, अगर उस डेट पे बना दिया इनवॉइस, उस डेट के अंदर अंदर बना दिया, उस ब्रैकेट के अंदर अंदर, तो ओके है। आप डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट ले लो, विच एवर इज अर्लियर वाला आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मान लो उस ब्रैकेट के अंदर नहीं बनाया, तो जिस दिन आपने प्रोविजन बनाया था और पेमेंट वाली डेट ले लो, दोनों का अर्लियर वाला आपका केस हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई के केस में, कि कंटिन्यूस सप्लाई के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। कंटिन्यूस सप्लाई के केस, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस के केस में इनवॉइस की लास्ट डेट क्या है, कि किस दिन आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जिस दिन आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, कि सप्लायर और जो रिसिपिएंट के अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट हुआ था, जिस दिन आपकी लास्ट डेट है पेमेंट करने की, वो ले लो आप। या फिर आप इशू जो भी वेदर द ड्यू डेट, whether the due date of payment, हाँ आप वो वाली डेट ले लो कि अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो वो डेट आपकी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल नहीं है तो उस केस में और from the contract the invoice shall be issued before or at the time of when supplier of service receive the payment, जिस दिन पेमेंट मिलेगा उस दिन आप इसे क्या मान लेना, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना। और अगर ये टाइम ऑफ सप्लाई, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लिंक्ड है, पेमेंट जो है वो लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है, कि कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे, कि ये कंप्लीट करोगे इतना इवेंट तभी हम आपको पेमेंट करेंगे, तो उस दिन इसे टाइम ऑफ सप्लाई तब मान लेना जब आप क्या कर दो, कंप्लीट कर दो, वो इवेंट को कंप्लीट कर दो, उस दिन आप इसे क्या मान लेना, टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब यहाँ पे क्या कवर हुआ हमारा, कि बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्यू डेट ऑफ पेमेंट निकालनी है। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट निकल गई तो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, वो आपकी लास्ट डेट हो जाएगी इनवॉइस बनाने की। ठीक है, वो डेट हमारी लास्ट डेट हो जाएगी इनवॉइस बनाने की। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल नहीं है तो उस केस में जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगा वो आपकी हो जाएगी लास्ट डेट इनवॉइस बनाने की। ठीक है, मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप इतना कंप्लीट करोगे इवेंट, इतने परसेंट आप कंप्लीट करोगे काम, तभी हम इससे पेमेंट करेंगे, तभी हम इसका पेमेंट करेंगे। तो जिस दिन आपने वो इवेंट कंप्लीट करते हैं, जितना पोर्शन आपने जिस दिन कंप्लीट कर दिया, वो डेट हो जाएगी आपकी लास्ट डेट इनवॉइस बनाने की, और पेमेंट वाली डेट ले लो, और ये डेट आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और एक और हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वाला। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के केस में जो इनवॉइस है, लास्ट डेट है इनवॉइस बनाने की, शेल बी द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, द इनवॉइस शेल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस, एंड सच इनवॉइस शेल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सीसेशन। In case where the supply of service ceases under a contract, for the completion of supply, the invoice shall be issued at the time when supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of supply। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो आपने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट दिया, ABC कंपनी को आपने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट में बोला आपने कि ABC तो एक काम करिए, ये जो काम है 100%, ये 100% तेको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसने क्या करा, 25% काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कितने
2 मंथ में काम कंप्लीट कर दिया। अब रिसिपिएंट को क्या हुआ कि ये काम में मजा नहीं आ रहा है कि यार ये काम अच्छा नहीं कर रहा है, या फिर अब मेरे को ये काम कराना ही नहीं है, मेरे को तो अब ये काम रोकना है क्योंकि मेरे को अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस काम में मेरे को इंटरेस्ट नहीं। तो एक काम कर, यहाँ पे हम काम क्या करते हैं, रोक देते, सीज कर देते हैं। क्या करते हैं, सीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम काम रोक रहे हैं, हम यहाँ पे 75% काम नहीं कंप्लीट नहीं कराएंगे, इसको यहीं पे आप क्या करो, खत्म कर दो। इतना 25% का काम का पैसा लो और आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप चले जाओ, यहाँ पे से रफा दफा हो। ठीक है, तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 25% के काम का तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर को 25% का काम का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो टाइम ऑफ सप्लाई, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे आप कि ये जिस दिन आपने यहाँ पे काम रोका, फॉर एग्जांपल ये काम रोका 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को आपने काम रोका, तो जिस दिन आपने काम सीज किया वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल को हो जाएगा। ठीक है, इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, रुक जाती है अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उस केस में बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, मींस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई के उसके पहले रुक जाती है, तो उस केस में इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस, जिस दिन सप्लाई ऑफ सर्विस रोक दी गई, जिस दिन आपकी सर्विस रोक दी गई, एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई, मींस 25% का तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू ही करना पड़ेगा। अब ये पूरा काम मान लो 1 लाख के लिए दिया था, तो आपको 25,000 तो उस कॉन्ट्रैक्टर को देने ही पड़ेंगे 25% के लिए, और 25,000 का आपको इनवॉइस भी जनरेट करना पड़ेगा। अब इनवॉइस तो आपके पास 30 डेज है यहाँ से जनरेट करने के लिए, क्योंकि आप आज बनाओगे प्रोविजन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितने 30 डेज है। ठीक है, लेकिन पेमेंट तो आपको जब भी करोगे, जिस दिन आप पेमेंट करोगे, यहाँ से आपको क्या 30 डेज नहीं है ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, यहाँ से आपको 30 डेज थोड़ी है। यहाँ पे आपको लास्ट डेट क्या है, जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट सीज हुआ, आपकी लास्ट डेट आ जाती है यहाँ पे इनवॉइस बनाने की। ठीक है, और हम पेमेंट वाली डेट ले लेंगे, और जो दोनों में से अर्लियर वाली रहेगी वो आपकी डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन इसका आप चार्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो। क्या चार्ट बनेगा इसका चार्ट बेसिकली बनेगा, अगेन वही 5 पॉइंट यहाँ पे भी लिखना है आपको। पहला है फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा है आरसीएम, तीसरा है वाउचर, चौथा है जनरल, और फिफ्थ है इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फी। तो ये जो 3 है, ये तो एग्जैक्ट आप कॉपी कर सकते हो 3, 4, 5 यहाँ से। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट 2 है, फॉरवर्ड चार्ज वाला और आरसीएम वाला, तो उस केस में आप ये देखना कि फॉरवर्ड चार्ज में आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या इनवॉइस इशू हो गया है एज पर सेक्शन 31। अगर इनवॉइस इशू हो गया है तो हम क्या ले लेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग नहीं इशू हुआ तो उस केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उसके बाद आरसीएम का केस आता है, तो उस केस में हमको क्या देखना पड़ेगा, उस केस में हमें देखना पड़ेगा या तो डेट ऑफ पेमेंट ले लो, है ना, या फिर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ये आप डेट लो। मैं 60 डेज के बाद वाला डेट यहाँ पे लेना है। अगेन यहाँ पे मैंने 60 डेज लिख दिया, यहाँ पे 30 डेज, यहाँ पे हमने 60 डेज लिख दिया, 30 डेज। ठीक, डेज ही तो है यहाँ, 30 डेज। ठीक है, तो 30 डेज आपको यहाँ पे लेना है। तो 30 मीन्स 30 के बाद वाला जो डे आएगा वो आपका बेसिकली डे रहेगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और यहाँ पे 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू। वाउचर के केस में सेम आप कॉपी कर सकते हो कि अगर आइडेंटिफाइबल है तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उस केस में डेट ऑफ रिडीमेबल। जनरल रूल में आप रिटर्न
और पेमेंट वाली डेट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट में जिस दिन आपको रिसीव हुआ, जिस दिन आपको रिसीव हुआ वो बेसिकली आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये आपका बेसिकली इतने चार्ट में कवर हो सकता है टाइम ऑफ सप्लाई। इसको आप बना लोगे तो आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आपको कुछ कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप बस एक इनवॉइस का ध्यान रख लेना कि इनवॉइस जो हमारा है वो गुड्स के केस में कैसे निकालते हैं और सर्विस के केस में कैसे निकालते हैं, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, बाकी तो आपका ये चार्ट से पूरा कवर हो जाएगा। और हो तो उसका भी चार्ट अपन बना लेंगे, और वो चार्ट भी आप लोगों को मैसेज कमेंट कर देना, तो मैं उसका भी चार्ट आपको बना के दे दूँ, ठीक है। मान लो क्या हुआ कि आपने गुड सप्लाई स्टार्ट किया, और गुड सप्लाई करने के बाद बीच में क्या हुआ कि रेट चेंज हो, जीएसटी के क्या हुए, रेट चेंज हो। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? उस केस में कई बार इंसान क्या सोचता है कि यार मेरे को है ना उस टाइम ऑफ सप्लाई पे स्विच करना चाहिए जहां पे जीएसटी रेट कम था। अगर अभी जीएसटी रेट कम है और आगे बढ़ गया है, तो उस केस में मैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या चाहूंगा कि इधर आ जाए ताकि मेरा जीएसटी रेट भी कम हो जाए, ठीक है। मान लो कि जीएसटी रेट बाद में कम हो रहा है, भी ज्यादा है, और आगे आने वाले टाइम में मान लो 10 तारीख के बाद की जो भी सप्लाई होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई में उस केस में क्या हो जाएगा, जीएसटी रेट कम हो जाएगा। तो मैं क्या चाहूंगा कि टाइम ऑफ सप्लाई उधर शिफ्ट हो, तो मेरे बेनिफिट के अकॉर्डिंग मैं चाहूंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हर इंसान यही करेगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक रूल बना देते कि जिस टाइम अगर रेट चेंज हो रहे हैं किसी गुड्स या सर्विस के, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि अगर मान लो कि टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं, जीएसटी रेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में हमको टाइम ऑफ सप्लाई जो निकालना है वो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे गुड्स और सर्विस अलग अलग नहीं है, यहाँ पे सेम ही है, बस यहाँ पे आपको क्या देखना है कि गुड्स सप्लाई हो गया है कि नहीं हुआ, ठीक है। आपको बेसिकली ये देखना है ना। मान लो 15 अप्रैल को क्या हुआ, रेट चेंज हो गया है ना, 18 से 24 हो गया या 24 से 18 हो गया, अपन कुछ भी अपन रेट नहीं लिखते हैं यहाँ पे, कि 15 अप्रैल को क्या होता है, रेट चेंज हो जाता है, किसी भी गुड्स या सर्विस का क्या होता है, रेट चेंज होता है। तो उस केस में हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सप्लाई 15 अप्रैल के पहले हुआ था या सप्लाई 15 अप्रैल के बाद हुआ था। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसको अपन अच्छे से बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको चेक करना है कि 15 अप्रैल क्या है, हमारे रेट चेंज हो जाते हैं। 15 अप्रैल को हमारे रेट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि जो सप्लाई वाली डेट है, सप्लाई वाली डेट किस किस ब्लॉक में फॉल होती है, पहले वाले में फॉल होती है या बाद वाले में फॉल होती है। अगर सप्लाई पहले ही हो चुका है, सप्लाई पहले ही हो चुका है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अगर सप्लाई पहले हो चुका है, 15 अप्रैल के पहले हो चुका है, तो आपको ट्राई करना है कि आप इस ब्लॉक में फिट हो। अगर सप्लाई बाद में हुआ है तो आपको ट्राई करना है कि आप इस ब्लॉक में फॉल हो। तो अब आप कैसे ट्राई करोगे, आप ये देखो क्या आपको यहाँ पे भी अगेन डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट आपको क्या करना पड़ेगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी। मान लो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट में से कोई सी एक डेट क्या आ रही है, 15 अप्रैल के पहले आ रही है, मींस इस ब्लॉक में आ रही है। आप ये आइडेंटिफाई करो कि दोनों में से कोई सी एक डेट, डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट क्या 15 अप्रैल के पहले आ रही है। मान लो एक डेट, मान लो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट 15 अप्रैल के पहले आ जाती है, ठीक है। मान लो 13 अप्रैल को आ गई, 13 अप्रैल को मान लो डेट ऑफ इनवॉइस आ गई, ठीक है। अब डेट ऑफ पेमेंट भले ही 17 अप्रैल है, तो आपको क्या करना है, आपको टाइम ऑफ सप्लाई 13 अप्रैल ही मानना, ठीक है। मान लो डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 12 अप्रैल है दूसरे एग्जाम्पल में, और डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो 18 अप्रैल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट ले लेनी है, तो हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा। अब मान लो दोनों ही डेट यहाँ पे फॉल नहीं करती, मान लो दोनों ही डेट यहाँ पे फॉल नहीं करती, दोनों में से कोई सी भी एक डेट यहाँ पे फॉल नहीं हो रही, दोनों तो हो ही नहीं रही, साथ ही साथ दोनों में से कोई सी भी एक डेट फॉल नहीं हो रही, तो उस केस में हमें इधर वाले ब्लॉक में जाना पड़ेगा। तो उस केस में हमें इधर वाले ब्लॉक में जाना है, और इधर वाले ब्लॉक में हमें यह आइडेंटिफाई करना है
कि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में से जो भी डेट आपकी जो पहले वाली डेट रहेगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, आगे समझ में कि अगर सप्लाई पहले ऑलरेडी हो चुका है चेंज रेट चेंज करने के पहले, तो आप ट्राई करो कि हम पहले वाले ही ब्लॉक में आ जाए, है ना। जिस साइड सप्लाई है उसी साइड हम ट्राई करेंगे कि हम उस बॉक्स में फिट हो जाए, या तो इनवॉइस वाली डेट आ जाए या पेमेंट वाली डेट आ जाए, कोई सी भी एक डेट आ जाएगी, हम वो वाला क्या डेट मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर वो डेट नहीं आती है उस बॉक्स में और दोनों ही डेट आपकी क्या हो रही है रेट चेंज होने के बाद वाले ब्लॉक में जाके, तो उस केस में भी हम पहले वाला देख लेंगे यहाँ पे अर्लियर वाला, और वो डेट हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज रेट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड रेट लगेगा, यहाँ पे न्यू रेट लगेगा। ठीक है, बेसिकली इसका ये पर्पस था। अब मान लो हम जाते हैं दूसरे केस में कि सप्लाई जो अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये किस केस में पढ़ा हमने कि सप्लाई मान लो छोटा करना कैसे करेंगे, नहीं होता है छोटा, तो नहीं। ये हमने किस केस में पढ़ा बेसिकली, चलो इसको बना देते हैं, तो अच्छे से बना देते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले डेट लेनी है 15 अप्रैल, वो डेट हमारी हो गई चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो चीज हो सकती है, दो कौन सी चीज हो सकती है, पहली हो सकती है कि जो सप्लाई है बिफोर सप्लाई बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और सप्लाई आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये आपका बेसिकली दो कंसेप्ट हो सकते हैं कि सप्लाई या तो पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है। पहले वाला हमने पूरा कवर कर लिया है, जैसे कि अगर आपका आप देखो कि या तो डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ पे आ चुकी है या फिर डेट ऑफ पेमेंट आपकी आ चुकी है, दोनों में से कोई सी भी एक डेट 15 अप्रैल के पहले फॉलो होती है तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मान लो दोनों ही डेट अगर इस ब्लॉक में फॉल होती है, कि हम केस ए दे देते हैं इसको और केस बी दे देंगे हम आफ्टर वाले। ठीक है, दोनों ही डेट आपकी अगर बाद वाले में फॉल होती है तो आप इन दोनों का भी आप अर्लियर वाला आप कंसेप्ट निकाल लो। ठीक है, अब मान लो केस बी जो है हमारा, केस बी जो है हमारा कि सप्लाई कब हुआ है आपका सप्लाई जो है वो हुआ है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद, 15 अप्रैल के बाद आपने गुड सप्लाई किया। तो अब जिस दिन आप सिंस आपने बाद में सप्लाई किया तो अगेन आप यहाँ पे फिट करो कि आप बाद वाली डेट आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो क्या डेट ऑफ इनवॉइस इधर आ रही है क्या, या फिर डेट ऑफ पेमेंट इधर आ रही है क्या, मींस 15 अप्रैल के बाद आ रही है क्या। अगर दोनों में से कोई सी एक डेट 15 अप्रैल के बाद आ रही है तो यहाँ पे आपको वो डेट लेनी है, जो नई वाली डेट है वो आपको डेट लेनी है। मान लो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस इधर है और डेट ऑफ पेमेंट इधर है, तो आप डेट ऑफ पेमेंट लेना। अगर डेट ऑफ पेमेंट इधर है और डेट ऑफ इनवॉइस इधर है तो आप डेट ऑफ इनवॉइस लेना। बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर बाद में सप्लाई हुआ है तो बाद वाली डेट लेना है, पहले सप्लाई हुआ है तो पहले वाली डेट लेना है। यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आता है कि अगर मान लो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट दोनों ही सप्लाई के पहले हो चुके हैं
सप्लाई के पहले मींस रेट चेंज होने के पहले ही इनवॉइस बना दिया था, पेमेंट भी कर दिया था, बट सप्लाई नहीं किया था, और उसके सप्लाई कब किया, रेट चेंज करने के बाद। तो इस केस में यहाँ पे भी आप क्या करोगे, अर्लियर वाली डेट ले लोगे, दोनों में से जो अर्लियर वाली डेट है वो आप क्या कर लो, कंसीडर कर लो, और वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम ही कंसेप्ट था, बस आपको ये देखना है कि जिधर सप्लाई है उधर आप क्या करोगे, टाइम ऑफ सप्लाई शिफ्ट कर दोगे। जिधर ऐश्वर्या है उधर क्या जाएगा, उधर ही सलमान जाएगा। ठीक है, ऐश्वर्या अगर पहले है, मींस ऐश्वर्या यहाँ पे क्या है, सप्लाई है, तो ऐश्वर्या अगर रेट ऑफ टैक्स के पहले है तो आप ट्राई करो कि सलमान को भी आप क्या करोगे, उधर पहुंचा दोगे। अगर सप्लाई बाद में है, मान लो ऐश्वर्या इस बॉक्स में फॉल करती है, तो आप क्या करो, सलमान को भी ट्राई करो कि इस बॉक्स में फॉल करे, है ना। अब सलमान की किस्मत कभी कभी खराब रहती है, वो दोनों साइड क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो उस केस में पहले वाला डेट हम ले लेंगे। ठीक है, ये बॉक्स भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, सप्लाई पहले हुआ और इनवॉइस और पेमेंट कोई एक चीज पहले हो गई तो टाइम ऑफ सप्लाई पहले वाली डेट लेनी है। ठीक है, सप्लाई पहले हुआ और इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद हुआ, तो फिर दोनों में से जो पहले वाली डेट है वो ले लेना। सप्लाई बाद में हुआ है ना, तो फिर आप ऐसी डेट ले लो, सप्लाई बाद में हुआ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के, तो उस केस में बाद वाली डेट लेनी है, मीन्स बाद में कोई इनवॉइस की डेट आ रही है या पेमेंट की डेट आ रही है तो वो डेट ले लो। ठीक है, और अगर सप्लाई बाद में हुआ लेकिन इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही रेट चेंज होने के पहले हो गए थे, तो दोनों में से पहले वाली डेट ले लो, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके बेसिकली चार्ट यहाँ पे पूरे बन जाते हैं ना, ये चार्ट से आपको क्या हो जाता है, पूरा टाइम ऑफ सप्लाई छोटे से पॉइंट्स में कवर हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का। ठीक है, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।